हेलो फ्रेंड्स, हानि स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 का 10 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था 6 से 8 का हिंदी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखते हैं प्रश्न नंबर 9। फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 8 तक इसमें अंग्रेजी भाषा के प्रश्न थे और प्रश्न नंबर 9 से 30 तक हिंदी के हैं और 31 से 70 तक इसमें जीएस के प्रश्न पूछे गए थे जो हम इस वीडियो के लास्ट में सोल्व करेंगे। पहले हम हिंदी के प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा है। उक्त वाक्य में बूंद बूंद क्या है? क्रिया विशेषण उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। बिहार शिक्षक भर्ती में 5 ऑप्शन दिए हुए थे फ्रेंड्स। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, मगही किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, कोई नहीं है एक से अधिक। प्रश्न नंबर 10 इसका भी राइट आंसर होगा मगही। मैथिली, मगही और भोजपुरी ये बिहारी भाषा की बोलियां हैं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, मैथिली बोली के कवि कौन है? अमीर खुसरो, नंददास, विद्यापति। तो मैथिली बोली के जो कवि हैं वो मैथिल कोकिल विद्यापति जी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 का सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? तो अवधि का जो लोकप्रिय महाकाव्य है वो रामचरितमानस है। तुलसीदास जी इसके जो है रचयिता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, यह घा था में कौन सी ध्वनि महाप्राण है? प्रश्न नंबर 13 इसका डी राइट आंसर होगा। ये तीनों ही इसमें महाप्राण ध्वनियां हैं। ये स्पर्श व्यंजन जो होते हैं 25 का चाटा तापा, वहां से ही प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 13 डी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो जो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां होती हैं उनको अनुस्वार कहा जाता है। जो स्पर्श व्यंजन है 25, उसमें जो 5वें नंबर पर जो आती है वो नासिक ध्वनियां होती हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, ससुराल शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आल प्रत्यय है। ससुर और आल, इसमें आल प्रत्यय है। ये इसका राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 15 का। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। फ्रेंड्स, सिर्फ प्रश्नों के आंसर ही दिखेंगे क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर मतलब क्वेश्चन देखने हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए हम इसके आंसर देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समास में जो है अंतिम पद प्रधान होता है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, अनेकार्थी शब्द टीका का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है? तो टीका का अर्थ फलदान भी होता है, तिलक भी होता है, लेकिन पार्श्व जो है वो टीका का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, कर्ण, चिन्ह तथा शून्य किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो ये उपरोक्त में से एक से अधिक के हैं। भाव, भेद और पतंग ये कर्ण, शून्य, चिन्ह के अनेकार्थी शब्द होते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, हिंदी में ह्रस्व स्वर कौन से हैं? थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, थोड़ा बड़ा आ रहा है। हिंदी में ह्रस्व स्वर जो है ये ए और ई होते हैं ह्रस्व स्वर। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में महाप्राण व्यंजन जो है वो इनमें से कौन सा है? तो महाप्राण व्यंजन खा और घा है। प्रश्न नंबर 20 का सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, हिंदी के ओष्ठ्य व्यंजन कौन से हैं? तो हिंदी में जो ओष्ठ्य व्यंजन इनमें से कोई नहीं है। पाफा, बाभा, माँ होते हैं ओष्ठ्य व्यंजन। 21 का ई राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, संविधान सभा के द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? प्रश्न नंबर 22 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? प्रश्न नंबर 23 इसका ई राइट आंसर होगा क्योंकि भाष धातु से बना है और इसमें यहाँ पर हलंत होना चाहिए था, तब इसका भी राइट ऑप्शन होता, लेकिन इसका राइट आंसर है ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया था? पुरानी हिंदी का नामकरण जो किया था वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किया था। 24 का भी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? तो अपभ्रंश के जो प्रथम कवि हैं, प्रश्न नंबर 25 का सी राइट आंसर होगा स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू हैं। प्रश्न नंबर 26 है, फ्रेंड्स ये जो 30 प्रश्न है ये भाषा अर्हता के थे और इसमें 71 से जो पूछे गए हैं 150 तक वो मेन सब्जेक्ट था 80 नंबर का हिंदी का। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो शोरसानी अपभ्रंश से हुई है। 26 का ए राइट आंसर है।
प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक जो है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है। 27 का सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो 28 का बी राइट आंसर होगा। पश्चिमी हिंदी की जो उत्पत्ति है वो शोरसानी अपभ्रंश से हुई है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है प्रिय प्रवास है। सी इसका राइट आंसर होगा 29 का। आगे चलते प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषाओं के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं की संख्या 5 है। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, 71 है। ये 40 प्रश्न हम इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे, इसलिए हम 71 से शुरू कर रहे हैं क्योंकि पहले हम हिंदी के प्रश्न सोल्व करेंगे। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो इसके 6 भेद होते हैं। 71 का बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 72 देखते हैं, प्रश्न नंबर 72 है, सर्वनाम का रूपांतरण किस दृष्टि से होता है? इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। प्रश्न नंबर 72 का ई राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 73 देखते हैं, विशेषण के भेदों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? प्रश्न नंबर 73 का बी राइट आंसर होगा, परिमाण, गुण और सर्वनाम होता है। 73 का बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 74 देखते हैं, हिंदी में कारक कितने होते हैं? यह हिंदी में कारक के कितने प्रकार हैं? तो हिंदी में कारक 8 होते हैं। 74 का सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 75 देखते हैं, को और के लिए किस कारक का चिन्ह है? को और के लिए, तो ये संप्रदान का है, को या के लिए। प्रश्न नंबर 75 का बी राइट आंसर होगा। 76 देखते हैं, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने के वाले जो शब्द होते हैं तो उसको कौन से कारक चिन्ह से प्रयोग करेंगे? प्रश्न नंबर 76 का बी राइट आंसर होगा, संप्रदान कारक के लिए। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 77 है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या पूर्णता का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको काल कहते हैं। 77 का ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 78 देखते हैं, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यह किस काल का उदाहरण है? तो ये भविष्य काल का उदाहरण है। 78 का सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 79 देखते हैं, जब दो शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। 79 का ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 80 देखते हैं, निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो इसमें गुण संधि, महोत्सव में गुण संधि है। 80 का बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, ए आ के बाद ए आई हो तो आई और आ या आ के बाद ओ औ हो तो औ होगा, यह परिवर्तन किस संधि में होता है? प्रश्न नंबर 81। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वृद्धि संधि का उदाहरण है ये। 81 का बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 82 देखते हैं, सौजन्यता, उज्ज्वल, भ्रातागण उपरोक्त शब्दों का शुद्ध रूप कौन सा है? तो 82 का बी राइट आंसर होगा। सौजन्य इस तरह से लिखा जाता है शुद्ध रूप में और उज्ज्वल इस तरह से, भ्रातागण और उपर्युक्त। 82 का बी राइट आंसर है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 83 देखते हैं, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, उक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? प्रश्न नंबर 83, इसका बी राइट आंसर होगा, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं। बी राइट आंसर है 82 का, 83 का। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 84 देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्प का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो रजनीचर जो है ये राक्षस का पर्यायवाची है, ये सर्प का पर्यायवाची नहीं है। बाकी ये जो दो हैं भुजंग और उरग ये सर्प के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 85 देखते हैं, तुम्हारी जेब खाली है, वाक्य में जेब का लिंग क्या होगा? तो ये स्त्रीलिंग होगा। 85 का ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 86 है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस वाक्य में भरता कौन सी क्रिया है? तो ये अकर्मक क्रिया है, इसमें कोई कर्म नहीं हो रहा है। प्रश्न नंबर 86 का बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 87 देखते हैं, क्रिया के उस रूप को कौन सा वाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है? तो उसको कृतवाच्य कहते हैं। 87 का सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 88 है, आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द इनमें से कौन सा है? तो आकर्षण का विलोम शब्द होगा वो विकर्षण होगा। 88 का बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 89 देखते हैं, आदि से अंत तक के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा? आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये अद्यतन होगा। सॉरी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अद्यतन भी होता है, अधोप्रांत भी होता है, अध्यांत भी होता है, ये तीनों सही है। 89 का डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 90 देखते हैं, ऐसे शब्दों को पढ़ने और सुनने से में लगभग एक से लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको श्रुत सम भिन्नार्थक कहते हैं। 90 का ए राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 91 देखते हैं, इनमें से कौन व्याकरणाचार्य नहीं है? इनमें रामविलास शर्मा जी जो है ये व्याकरणाचार्य नहीं है, पतंजलि, पाणिनि ये व्याकरणाचार्य हैं। 91 का बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 92 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दो वर्णों के मेल को संधि तथा दो पदों के योग को समास कहते हैं, इनमें ये सही है। प्रश्न नंबर 92 का सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 93 देखते हैं, ने विभक्ति किस कारक का चिन्ह है? तो ने विभक्ति जो है कर्ता ने कर्म को, ये कारक चिन्ह जो होते हैं वहां से प्रश्न है। प्रश्न नंबर 93 का ये राइट आंसर है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 94 है, उच्छ्वास में कौन सा उपसर्ग है? तो उच्छ्वास में उत उपसर्ग है, उत धनवाच
आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 95 देखते हैं। किसी वाक्य में कर्ता और उसके विस्तार को क्या कहते हैं? तो उसको उद्देश्य कहते हैं। 95 का सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, 96 देखते हैं। विशेषण के अंत में संस्कृत और हिंदी के तद्धित प्रत्ययों के योग से कौन सी संज्ञा बनती है? तो उससे भाववाचक संज्ञा बनती है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 97 देखते हैं। दो अक्षरों के मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है, तो संधि में होती है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 98 देखते हैं। ऐसे शब्दों को जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको तद्भव कहते हैं। जो संस्कृत और प्राकृत से उनका विकृत मतलब बिगड़ा हुआ रूप जो है वो तद्भव कहलाता है। 98 का बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 99 देखते हैं। कर्मधारय समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो परमेश्वर जो है ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 100 देखते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? प्रश्न नंबर 100 इसका ए राइट आंसर होगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। 100 का ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 101 जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। एक से अधिक प्रधान वाक्य होते हैं तो 101 का बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, 102 देखते हैं। विराम चिन्ह को, ये जो इसमें दे रखा है विराम चिन्ह, सॉरी ये वाला जो विराम चिन्ह है इसको क्या कहते हैं? इस विराम चिन्ह का नाम पूछा गया है 102 का, तो इसका ए राइट आंसर होगा। इसको अर्ध विराम कहते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 130 देखते हैं। अंधे के आगे रोए अपने नैना खोए का क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय है अयोग्य से कहना। प्रश्न नंबर 103 का बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, बीती बातों की याद दिलाना में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त हुआ है? प्रश्न नंबर 104 इसका राइट आंसर है गड़े मुर्दे उखाड़ना। 104 का ए राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 105 है। वर्ण और अर्थ के मेल से क्या बनता है? तो वर्ण और अर्थ के मेल से शब्द बनते हैं। 105 का ए राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 106 है। या रा लावा किस तरह की ध्वनि है? तो या रा लावा ये अंतस्थ ध्वनि होती है। 106 का ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 107 देखते हैं। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन नहीं है, तो इनमें से नासिक के व्यंजन या नहीं है। ला ना ये नासिक के व्यंजन है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 108 देखते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। इस उदाहरण में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। 108 का बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 109 देखते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए सेवक संचिव सुमंत्र बुलाए, यह काव्य पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है? प्रश्न नंबर 109 का ए राइट आंसर होगा। ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। इसमें मामा और सासा शब्द की 2-3 बार आवृत्ति हुई है। प्रश्न नंबर 110 देखते हैं। लघु और गुरु किसके अंग हैं? तो ये छंद के अंग होते हैं लघु और गुरु। प्रश्न नंबर 110 का बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 111 देखते हैं। छंद के कितने प्रमुख भेद होते हैं? तो छंद के जो है 2 प्रमुख भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 111 का सी राइट आंसर होगा, सॉरी। प्रश्न नंबर 112 देखते हैं। जब कोई बोली अपने भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है तब उसे क्या कहते हैं? तो उसको विभाषा या उपभाषा कहते हैं। 112 का ए राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 113 देखते हैं। सरकारी स्तर पर गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम आदेश अधिकार एवं नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में उसका उपयोग होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको अधिसूचना कहते हैं। 113 का बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, 114 देखते हैं। संक्षिप्तता, स्पष्टता और क्रमबद्धता किसके गुण हैं? तो ये संक्षेपण के गुण होते हैं। 114 का बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 115 देखते हैं। असामंजस्य में उलझना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये किंग कर्तव्य विमूढ़। 115 का बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 116 देखते हैं। इनमें से कौन आदिकालीन जन साहित्यकार है? तो आदिकालीन जन साहित्यकार जो है इनमें से वो तीनों ही हैं। ये उपरोक्त में से एक से अधिक, नरपति नारायण, नागार्जुन और चरपटनाथ, ये तीनों ही इसमें आदिकालीन जन साहित्यकार हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 117 देखते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनके काल के साथ सुमेलित कीजिए। प्रश्न नंबर 117 है, इसका बी राइट आंसर है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, आप इसको अपने हिसाब से देख लेना, इसका बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 118 है, इसका सी राइट आंसर है फ्रेंड्स, 118 का। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 119 देखते हैं। इसमें सुमेलित करने वाले प्रश्न बहुत आए हैं फ्रेंड्स। अगली बार जब हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उसमें हम सुमेलित करने वाले क्वेश्चनों को ज्यादा इंक्लूड करेंगे। प्रश्न नंबर 119 में इसमें ए राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसको मिला लेते हैं। ए का 3 है। निर्मला जो है ये प्रेमचंद जी का उपन्यास है और त्यागपत्र जयनंद कुमार जी का है, और ये जो है कंकाल ये जयशंकर प्रसाद जी का है, और गिरती दीवारें उपेन्द्रनाथ अस्क जी का। प्रश्न नंबर 119 का ए राइट आंसर है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 120 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल का नामकरण
किस नाम से किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल नाम से पुकारा है। 120 का बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं 121 देखते हैं, इनमें से कौन पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध है? इन तीनों में से कौन पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो है ये पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। 121 का बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 122 देखते हैं, ये भी जो है सुमेलित करने के लिए है। साहित्य इतिहास ग्रंथ और लेखक शिव सिंह सरोज जो है, तो ये शिव सिंह सेंगर जी ने लिखा है। और द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान गिरियर्सन जी का है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। और मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधु जी का है। तो इसका ए राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 123 देखते हैं, निम्नलिखित समास को उसके उदाहरण के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें समास और उनका उदाहरण दे रखा है। अव्यय भाव समास यथाशक्ति मत अव्यय है। तत्पुरुष में देशभक्ति है और बहुविध में पीताम्बर। द्वंद्व समास में हाथापाई। इसका बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द और हिंदी रूपांतरण इसमें दे रखा है। आगे देखते हैं इसमें एक बी राइट आंसर है। इसका एक का 3 है इसमें, अकॉर्डिंग तदनुसार। और इसमें जो है सीनियस ये जनगणना को कहते हैं। बेसिक पे ये मूल वेतन होता है और एडजस्टमेंट ये समायोजन होता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 125 देखते हैं, लोकोक्ति और अर्थ इसका सी राइट आंसर है। एक मिनट फ्रेंड्स, क्या हुआ इसमें? सॉरी फ्रेंड्स, बीच में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? सी इसका राइट आंसर होगा। एक मिनट, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। एक का 2 है इसमें, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और बी का 4 है इसमें। कथनी और कन्नी में अंतर होता है। सब धान 22 पसेरी, सी का जो है 3 होगा। अज्ञानी के लिए अच्छी बुरी सब बात एक समान होती है। और होनहार बीरवान के डी का है इसमें, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। इसका सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 126, वाक्य और अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। इसमें है हम खा चुके, एक का 2 होगा। विधिवाचक वाक्य है, उसने नहीं खाया, ये निषेधात्मक है। तुम क्या कर रहे हो, ये प्रश्नवाचक है। और तुम खाओ, ये आज्ञावाचक है। प्रश्न नंबर 126 का सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं 127 है, शाब्दिक व्यंजना कहाँ होती है? प्रश्न नंबर 127 इसका राइट आंसर होगा ए, जहां अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है वहां पर शाब्दिक व्यंजना होती है। प्रश्न नंबर 128 देखते हैं, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। उपरोक्त गद्यांश में पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। 28 का ए राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 129 होगा, दिवसान का समय, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। उपरोक्त पद्यांश में कौन सा छंद है? तो इसमें द्रुत विलंबित छंद है। 129 का बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 130 देखते हैं, विभाव क्या है? तो विभाव भाव के उद्बोध का कारण है। 130 का सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। फ्रेंड्स, ये जो है गद्यांश बहुत लंबा है, इसलिए मैं इसके सीधे आंसर लगवा देती हूँ। कौन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है? 131 का बी राइट आंसर होगा। पूरा बस विश्व जो है वो परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। 132 परिवर्तन के दौर का परिदृश्य क्या है? तो ये ज्ञान है।
132 का बी राइट आंसर है। आगे चलते हैं 133 देखते हैं, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास का क्षेत्र क्या है? तो बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। 123 का ए राइट आंसर होगा 133 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 134 देखते हैं, मशीनें किसके एवज में काम करने लगेंगी? तो अकुशल कामगारों के एवज में मशीनें काम करने लगेंगी। 135 देखते हैं, कुशल कामगारों की मांग किस क्षेत्र में बढ़ेगी? तो ये उपरोक्त में से एक से अधिक। ये फ्रेंड्स गद्यांश के ही प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 136, हमें नए रास्ते खोजने होंगे तो ऊर्जा, भोजन, पानी और स्वच्छता आदि के लिए 136 का ए राइट आंसर होगा। नए कुशल कामगारों की जरूरत किन क्षेत्रों में है? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान है। 137 का डी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं 138 को देखते हैं, महामारी को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसको संक्रामक रोग प्रबंधन व टीकों का विकास। 138 का ए राइट आंसर होगा। 139 देखते हैं, भारत कैसा देश बनने की ओर अग्रसर है? तो विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है। 139 का सी राइट आंसर होगा। 140 देखते हैं, 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर कौन है? तो भारत है। 140 का सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं 141 से 145 तक, इसमें भी गद्यांश से प्रश्न पूछे गए हैं फ्रेंड्स। 141 है, बंकिम चंद्र चटर्जी के समय बंग दर्शन पत्रिका का उद्देश्य क्या था? तो इसका सत साहित्य द्वारा सामाजिक प्रगति। 141 का भी राइट आंसर है, ये गद्यांश का प्रश्न है। 142, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने लेख में गोरों का विरोध कब किया? तो जब गोरों द्वारा दक्षिण अफ्रीका की बोर जाति की हत्या की गई थी, तब रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने लेख में गोरों का विरोध किया था। 142 का सी राइट आंसर होगा। 143 देखते हैं, जन गण मन अधिनायक के राष्ट्रगान बनने का कारण? तो इस कविता में व्याप्त देश प्रेम की सच्ची और सहानुभूति। 143 का ई राइट आंसर होगा। 144 देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंग दर्शन पत्रिका का पुनः प्रकाशन किया? तो इसमें डी राइट आंसर होगा। दक्षिण अफ्रीका में बोर जाति की हत्या होने पर, बंकिम चंद्र चटर्जी के निधन के बाद बंग दर्शन बंद हो जाने पर, और सन 1901 में। ये तीनों ही बातें इसमें सही हैं, इसलिए इसका डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 144 देखते हैं, 45 रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्यिक कृतियों का उद्देश्य क्या है? 145 का बी राइट आंसर होगा। मनुष्य अपनी निम्न प्रवृत्तियों का त्याग कर समाज का उपयोगी सदस्य बने। 145 का बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं 146 से 150 तक, 4 प्रश्न ये भी इस गद्यांश से हैं। 146 है, किस मिट्टी से देह बनी है? तो ये भारत की मिट्टी से बनी है। 146 का ए राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं 147 देखते हैं, किसका निर्मल जल पीने का उल्लेख इस गद्यांश में किया गया है? तो गंगा का जल। 147 का बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 148 है, किसकी कोख से जन्म लेने की बात गद्यांश में कही गई है? तो सरस्वती। 148 का बी राइट आंसर है। आगे चलते हैं 149 देखते हैं, किसी भी काम को करते हुए किसकी उपासना की बात की गई है? तो सावित्री माता की। 149 का ए राइट आंसर है। 150 देखते हैं, लेखक ने किसके गौरव की बात कही है? तो भारत माता के गौरव की बात लेखक ने इस गद्यांश में कही है। 150 का सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, 31 से 70 तक ये प्रश्न जो है जीएस के हैं। बिहार शिक्षक भर्ती में जो है सब्जेक्ट के अलावा 40 प्रश्न जीके, जीएस और विज्ञान और मैथ से पूछे गए थे। करंट जीके से पूछे गए थे 31 से 70 तक। प्रश्न नंबर 31 है, इसका एक बरसाती दिन में बी राइट आंसर है। शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज्यादा माप दर्शाता है। 31 का बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 32 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक कहा गया है? तो सल्फर डाइऑक्साइड को वायुमंडलीय प्रदूषक कहा गया है। 32 का बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 33 देखते हैं, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसको क्या कहा जाता है? तो अपचयन कहा जाता है। 33 का सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 34 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग इसमें से नहीं है? तो अल्फा किरणें जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। 34 का ए राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 35 देखते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के एन वे स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है? तो बी इसका राइट आंसर होगा। n/2। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 36 देखते हैं, एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 का निस्पंदन होता है? तो 3 में होता है। 36 का सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 37 देखते हैं, मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है नेफ्रॉन।
आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। टैकीकार्डिया में हृदय की गति कैसी हो जाती है? 38 का बी राइट आंसर होगा, हृदय की गति तेज हो जाती है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सिर्फ ये सही है, चंद्रमा पर यान उतारने वाले देशों की सूची में चौथे स्थान पर है। इसका केवल 3 इसमें सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, 40 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? तो इसका ए राइट आंसर होगा, राम सुतार जी ने किया था। आगे चलते हैं, 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश उन 3 देशों में से नहीं था जिसके लिए नोबेल फाउंडेशन ने अपनी निमंत्रण नीति को उलट दिया और उन्हें अपने 2023 कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया? तो इसमें से कोई नहीं, 41 का ई राइट आंसर माना है बीपीएससी ने। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। इनमें से कौन मणिपुर में राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए अगस्त 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के पैनल में नहीं थे? तो इसका सी राइट आंसर होगा, इसमें न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा ये नहीं थे। 42 का सी राइट आंसर है। 43 देखते हैं। अगस्त 2023 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत कंपाउंड स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के वरिष्ठ और चैंपियन और भारत के पहले भारतीय कौन बने? तो अदिति स्वामी जी हैं। 43 का ए राइट आंसर है। आगे चलते हैं, आजाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? प्रश्न नंबर 44 का ए राइट आंसर होगा, जयप्रकाश नारायण जी ने की थी। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। बिहार में नमक आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका सी राइट आंसर होगा, अप्रैल 1930 में बिहार में नमक आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को स्वीकृति दी है? तो ये उड़ीसा सरकार ने दी है। 46 का बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 47 है। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने के उपयोग में लाया जाता है? तो ये रिक्टर पैमाना लाया जाता है, लेकिन इसका जो आंसर राइट आंसर माना है बीपीएससी ने मरकली पैमाना माना है। प्रश्न नंबर 47 का ये राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 48 है। निक्षालन प्रक्रिया संबंधित है किससे? तो ये खनिज और मिट्टी से, पौधों की जड़ से और भारी वर्षा क्षेत्र से। तो डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। 48 देखते हैं। भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं माना है बीपीएससी ने इसका आंसर। 49 का ई राइट आंसर है। आगे चलते हैं, भारत का कौन सा राज्य मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राजस्थान जो है ये मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। 50 का सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, 51 देखते हैं। भारत का सबसे शुष्क स्थान वो कौन सा है? तो वो जैसलमेर है। 51 का बी राइट आंसर है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 52 है। निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल है? तो जायद की फसल ये तरबूज, ककड़ी, खीरा होते हैं। 52 का बी राइट आंसर है। आगे चलते हैं, 53 देखते हैं। मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? तो ये मध्य गंगा मैदान के हिस्से हैं। 53 का ये राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 54 देखते हैं। हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे और रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण है? तो ये दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण है। 54 का सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 55 है। राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन में नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वो गांधी जी थे। 55 का ये राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 56 है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी थी। 56 का ए राइट आंसर होगा। 57 देखते हैं। 1915 में होम रूलिंग किसने प्रारंभ की थी? तो इसका ई राइट आंसर माना है बीपीएससी ने। वैसे ये एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी ने माना था, लेकिन पता नहीं क्यों बीपीएससी ने इसका ई राइट आंसर माना है 57 का। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 58 है। इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था? 58 का डी राइट आंसर होगा। इन तीनों ने ही लिया था, श्रीमती हसन इमाम, कुमारी गौरीदास या श्रीमती मीरा देवी, इन तीनों ने लिया था। 58 का डी राइट आंसर। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 59 देखते हैं। बंगाल में बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया। 59 का बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, 60 देखते हैं। किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी? तो यही की थी सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने। 60 का सी राइट आंसर है। आगे चलते हैं, इससे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो 1922 में हुआ था और चित्तरंजन दास जी इसके अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 62 देखते हैं। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1931 में होता। 62 का ए राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 63 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो डी इसका राइट आंसर होगा। उपरोक्त में से एक से अधिक। 63 का डी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 64 देखते हैं। एक साइकिल
16% लाभ पर बेची जाती है। यदि 100 रुपये अधिक बेचा जाता तो 20 का लाभ होता। साइकिल की लागत मूल्य क्या होगा? तो 20 का राइट आंसर है 2500 रुपये। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 65 देखते हैं। एक स्कूल में छात्रों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल और उसके आसपास पेड़ लगाने का फैसला किया। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या उस कक्षा से दोगुनी होगी जिसमें वो पढ़ रहे हैं। यदि विद्यालय में 1 से 12 कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा में 2 खंड हैं तो ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थियों के द्वारा कितने पेड़ लगाए गए। तो इसका सी राइट आंसर होगा 312। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 66 देखते हैं। वाई अक्ष पर उन बिंदुओं को खोजिए जो बिंदु इस संख्या से समान दूरी पर हो। तो 20 का राइट आंसर होगा 66 का। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 67 देखते हैं। ये जो है त्रिभुज से प्रश्न है। प्रश्न नंबर 67 का ए राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 68 देखते हैं। इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? तो सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, 69 देखते हैं। नए साल में देव ने पहले सप्ताह में 50 रुपये बचाए और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.50 की वृद्धि की। यदि अन्य सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो एन का मान ज्ञात कीजिए। तो 20 का राइट आंसर होगा, एन का मान 10 होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 70 देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज का आधार 48 सेंटीमीटर और उसका कर्ण 50 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल होगा 336 वर्ग सेंटीमीटर। 70 का सी राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बिहार शिक्षक भर्ती का 6 से 8 वाला पेपर। आपको ये पेपर कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी सीरियल वाइज कराई जाती है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।